नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में असम विधानसभा ने एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया है मुस्लिम विवाह को लेकर के। मुस्लिम विवाह से संबंधित ये किस प्रकार के प्रावधान करता है और इसकी आलोचना क्यों की जा रही है, साथ ही ये कानून किस कानून के स्थान पर लाया गया है, आज इन सभी पक्षों पर बात करेंगे इन न्यूज के इस प्रोग्राम में। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि 1935 का वो कानून कौन सा था जिसको हाल ही में निरसित किया गया है और इसके स्थान पर नया कानून लाया गया है। तो 1935 के कानून को जानने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि इसको समाप्त करने की सरकार ने क्या तर्क दिए हैं। इन तर्कों को जानने के बाद जो नया कानून लाया गया है उसकी विशेषताओं को जानेंगे और फिर इसके एक आलोचनात्मक पक्ष को भी देखेंगे। इसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय पर भी बात होगी। फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके, कानून जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन सभी प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो हाल ही में असम विधानसभा द्वारा एक विधेयक को पारित किया गया है जिसका नाम है असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण विधेयक 2024। इसको पारित कर दिया गया है। इस कानून का उद्देश्य जो बताया गया है वो बताया गया है कि असम में ये कानून बाल विवाह पर रोक लगाएगा, साथ ही विवाह के अंतर्गत दोनों पक्षों की सहमति को स्थापित करने का प्रयास करेगा और पॉलीगैमी की जो प्रथा है उस पॉलीगैमी की प्रथा को भी जांच के दायरे के अंतर्गत ये लाएगा और अंततः उसे रोकने का प्रयास करेगा। इस कानून को लाया गया है 89 साल पुराने एक कानून को निरसित करके, जिस कानून का नाम था असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935। इस कानून के आधार पर एक नया कानून लाया गया है। इस पुराने कानून को निरस्त कर दिया गया है और अभी तक असम राज्य में यही कानून मुस्लिम विवाह और तलाक की पूरी पंजीकरण व्यवस्था को नियंत्रित करता था। अब इसे निरसित कर दिया गया है। विधानसभा ने 5 महीने से प्रभावी एक अध्यादेश की निरसित करके इस कानून को 1935 के कानून को निरसित करके 5 महीने पहले जो वो एक अध्यादेश लाए थे इस कानून को निरसित करने का, उसकी पुष्टि कर दी और नए विधेयक की पृष्ठभूमि का निर्माण हो गया और नए विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि 1935 का कानून किस प्रकार की व्यवस्था करता था और वस्तुतः यही वो कानून है जो असम में मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण को शासित करता आ रहा था। इस अधिनियम को बताया जाता है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप था। अधिनियम ने राज्य के मुस्लिम रजिस्ट्रार, जिनको सामान्य भाषा में आप क्या काजी के नाम से जानते हैं, इन काजियों को विवाह और तलाक के पंजीकरण के लिए लाइसेंस देने का अधिकार दिया हुआ था। यानी जो मुस्लिम रजिस्ट्रार हैं, जिनको आप सामान्य भाषा में काजी के नाम से जानते हैं, वही वस्तुतः इस पूरी व्यवस्था को, मुस्लिम विवाह को रजिस्टर करते थे। उन्हीं को इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने का एक लाइसेंस मिला हुआ था। और असम में यह बताया जाता है कि असम में कुल काजियों की संख्या, यानी इस तरह की विवाह का पंजीकरण करने वाले मुस्लिम लोगों की संख्या 95 थी और उन्हें इस अधिनियम के तहत लोक सेवक भी माना जाता था। तो ये पूरी व्यवस्था थी। अब इस अधिनियम को, इस पुराने कानून को समाप्त कर दिया गया है और समाप्त करने के कुछ कारण भी बताए गए हैं और कारण बताए हैं असम सरकार द्वारा ही। कुछ महत्वपूर्ण तर्क इसके अंतर्गत दिए गए हैं। असम मंत्रिमंडल ने, जैसा कि अभी आपको बताया गया, फरवरी में 1935 के अधिनियम को निरस्त करने का निर्णय लिया था। मार्च में उसको वो एक अध्यादेश भी लेकर के आई थी ताकि जो पुराना कानून है 1935 का जो कानून है उसको निरसित किया जा सके। और इसके बाद अब ये निरस्तीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया गया है, इसे औपचारिक रूप प्रदान किया गया है असम निरसन विधेयक 2024 को पारित करके। निरसन के जो प्रमुख तर्क दिए गए थे, इस 1935 के अधिनियम को समाप्त करने के जो प्रमुख तर्क दिए गए थे उसमें शामिल ये था कि नाबालिगों के विवाह के पंजीकरण की ये अनुमति प्रदान करता है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाल विवाह को प्रमोट करता है, उसको प्रोत्साहित करता है। इसके अंतर्गत 2 सेक्शन का हवाला दिया गया और वे सेक्शन है सेक्शन 8 और सेक्शन 10, जिसमें कहा गया था
कि यदि दुल्हन या दूल्हे में से कोई भी नाबालिग हो या दोनों नाबालिग हो तो अभिभावकों द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है। ये सेक्शन 8 में दिया गया। यानी अगर दोनों ही नाबालिग हैं, दूल्हा और दुल्हन, उसके बावजूद भी अभिभावक इसके लिए पंजीकरण के लिए सामान्य तौर से आवेदन कर सकते थे। सेक्शन 8 के तहत ये व्यवस्था थी। सेक्शन 10 के अंतर्गत विवाह रजिस्टर में प्रविष्टियों के लिए समान प्रावधानों को रेखांकित किया गया था। यानी विवाह रजिस्टर में इन प्रविष्टियों को करने के लिए इसी तरह के सेक्शन 8 की तरह के प्रावधान शामिल किए गए थे। वर्तमान स्थिति यह है कि इस नए कानून को लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे ही ये निरसित कानून 1935 का कानून निरसित कर दिया गया तो एक इस व्यवस्था को भरने के लिए एक वैक्यूम पैदा हुआ और वैक्यूम को भरने के लिए एक नया कानून इसके अंतर्गत लाया गया है। तो ये हमने सरकार के तर्कों पर सामान्य तौर से बात कर ली। अब नया कानून आ गया है, नए कानून की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले नए कानून के अंतर्गत हम उसके दायरे की बात कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि ये कानून दो मुस्लिम व्यक्तियों के बीच विवाह को सामान्य तौर से नियंत्रित करेगा, जिसमें निकाह और अन्य मुस्लिम वैवाहिक अनुष्ठान जैसे समारोह शामिल होंगे, जो कि मुस्लिम सामान्य तौर से मुस्लिम पर्सनल जो सामान्य तौर से उसने इस्लामिक कानून के अनुसार जो उनके अनुष्ठान है वो इन सभी को शामिल करेगा नया कानून। काजियों की भूमिका, यानी जो मुस्लिम रजिस्ट्रार होते थे जो उनके मुस्लिम विवाह को पंजीकृत करते थे, उनकी भूमिका के बारे में क्या कहा गया है? नए कानून के अंतर्गत इनकी भूमिका को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। विवाह एवं तलाक रजिस्ट्रार, जो कि एक सरकारी अधिकारी है, इस पूरे पंजीकरण के काम को संभालेगा। यानी काजियों की भूमिका किसने ले ली? विवाह और तलाक रजिस्ट्रार के द्वारा ले ली गई है। पंजीकरण के अंतर्गत कुछ शर्तों को भी निर्धारित किया गया है। कौन कौन सी शर्तें हैं? एक शर्त यह है कि विवाह के दौरान जो लड़की है, जो महिला है, उसकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, वही पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही विवाह के लिए दोनों पक्षों की सहमति को भी अनिवार्य बनाया गया है। दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति विवाह के अंतर्गत होनी चाहिए। निवास के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कम से कम एक पक्षकार को नोटिस देने से 30 दिन पहले उस जिले का निवासी होना चाहिए जहां पर यह पंजीकरण करवाया गया है। तो इस तरह की कई शर्तों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। सामान्य तौर से इसमें 7 शर्तें निर्धारित की गई हैं। इसमें नोटिस अवधि पर भी कुछ बात कही गई है। क्या बातें हैं? पंजीकरण से पहले 30 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा, जिस नोटिस में अटेस्टेड फोटो, पहचान, आयु और निवास का सत्यापन करने वाले दस्तावेज शामिल होने चाहिए। और ये इसी तरह का प्रावधान है जैसा कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो नोटिस अवधि भी तय की गई है। कुछ आपत्तियों और अपीलों से संबंधित भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे यदि किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है विवाह पंजीकरण के दौरान तो 30 दिन की नोटिस अवधि के दौरान आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। यदि रजिस्ट्रार विवाह संपन्न कराने से इनकार कर देता है तो अपील के 2 चरण दिए गए हैं। पहला चरण होगा जिला रजिस्ट्रार के पास और दूसरा होगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मैरिज के पास, यानी विवाह महारजिस्ट्रार के पास दूसरा चरण होगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कानून के अंतर्गत की गई हैं। अगर हम नाबालिग विवाह पर कार्रवाई की बात करें तो उसके संदर्भ में भी कुछ बातें कही गई हैं। वे बातें इस तरह से हैं कि यदि रजिस्ट्रार को पता चलता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी नाबालिग है तो वो क्या करेगा? तो उन्हें बाल विवाह संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी और उसके अनुसार ही कानूनी कार्रवाई भी होगी। कानून उल्लंघन के लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। अगर इन प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता है, वो दंड क्या है? यदि रजिस्ट्रार जानबूझकर और स्वेच्छा से शर्तों का उल्लंघन करता है, इस अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन करता है, विवाह के लिए पंजीकरण के लिए जो प्रक्रियाएं निर्धारित की गई है उसका उल्लंघन करता है, तो उसे 1 वर्ष के कारावास और 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों उसको हो सकते हैं। विधेयक में यह भी बात कही गई है कि नया कानून मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ का पूरक है और उसका उल्लंघन नहीं करता है। ये बात भी विधेयक में रखी गई है कि जो नया कानून है वो जो प्रिवेलिंग मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसका ही एक पूरक के रूप में, एक सप्लीमेंट्री के रूप में काम करेगा और उसके किसी भी प्रावधान का ये उल्लंघन नहीं करता है। साथ ही बाल विवाह की अनुमति देने वाला, इसके संदर्भ में ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसकी आलोचना मुस्लिम पर्सनल लॉ की इसलिए की जाती है कि उसमें माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं बाल विवाह को प्रोत्साहित करता है और उसके संदर्भ में एक संस्था द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक केस भी लंबित है जिसमें
मुस्लिम पर्सनल लॉ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को रद्द करता है या नहीं करता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये सारी बातें हमारे सामने आती है, ये विधायक के संबंध में बात आती है और ये एक सामान्य तथ्य है जो हमें जानना चाहिए। इसकी आलोचना भी उभर रही है। जो पूरा विधेयक है जो असम विधानसभा द्वारा पारित किया गया है, इसकी महत्वपूर्ण आलोचना ये है कि यदि मुख्य लक्ष्य इसके अंतर्गत बाल विवाह को रोकना है तो ये लक्ष्य 1935 के अधिनियम में कुछ संशोधन करके हासिल किए जा सकते थे। जैसे पुराने अधिनियम की धारा 8 और धारा 10 में संशोधन करके इसको हासिल किया जा सकता था। इसके लिए 1935 के अधिनियम को निरसित करने की आवश्यकता नहीं थी। 1935 के अधिनियम को वर्ष 2010 में संशोधित कर पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया था, जो पहले ही स्वैच्छिक था। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है? इस आलोचना पर सरकार का कहना यह है कि पुराने अधिनियम में संशोधन करना पर्याप्त नहीं था। हाल ही में असम सरकार द्वारा बहुत बड़े स्तर पर कार्रवाइयां की गई है जो बाल विवाह के विरुद्ध हैं और परिणाम स्वरूप 4000 से अधिक व्यक्तियों को इसके अंतर्गत गिरफ्तार भी किया गया है, जो वस्तुतः पुराने कानून का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। असम सरकार ने अपने तर्क में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय का भी हवाला दिया, जो निर्णय वर्ष 2006 का है, सीमा बनाम अश्विनी कुमार मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विवाहों के पंजीकरण को सामान्य तौर से अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। असम सरकार ने तर्क दिया है कि उन्हीं प्रयासों के अंतर्गत असम सरकार द्वारा ये नया मुस्लिम विवाह कानून वस्तुतः पास किया गया है। तो ये पूरी आलोचनात्मक और सरकार की प्रतिक्रिया हमने देख ली। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न क्या है? नए मुस्लिम विवाह कानून के प्रस्तुत होने से पहले असम विधानसभा ने किस विवाह संबंधी कानून को निरस्त किया? आपके ऑप्शंस क्या हैं? असम विशेष विवाह अधिनियम 1954, असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, असम विवाह अधिनियम 1950 या असम बाल विवाह अधिनियम 2006। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।